फाइनेंशियल ईयर 22-23 अभी एंड होने में करीब 1.5 महीने का टाइम है। बट सीबीडीटी ने अभी से आईटीआर के फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। सर अभी तो फाइनेंशियल ईयर एंड भी नहीं हुआ है, अभी से आईटीआर के फॉर्म क्यों आ गए हैं? ताकि चाहे आप बीइंग अ प्रोफेशनल हो या फिर आप टैक्स पेयर हैं, तो आप जो आईटीआर में चेंज हुए हैं उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकें। तो एक तरफ जहां सीबीडीटी ने जो है वो आईटीआर के फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी नोटिफाई कर दी है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये वो 50 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनके बारे में अब जब आप ये इस साल का जो आईटीआर है 22-23 का, जब आप वो फाइल करेंगे तो इन ट्रांजैक्शन के बारे में आप कह सकते हो रिपोर्ट करना। या आईटीआर फाइल करने से पहले आपको मतलब अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं या प्रोफेशनल हैं तो अपने क्लाइंट से आपको इन ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना अब मैंडेटरी है। 22-23 आईटीआर से काफी कुछ बदलने वाला है। यहां से जो एक न्यूज आ रही है कि अब जो भी नोटिस आपके पास आएगा, अभी क्या होता है कि आपके पास नोटिस आता है, कोई ना कोई असेसिंग ऑफिसर आपका जो है आईटीआर वगैरह देखता है और फिर नोटिस इशू करता है। बट अभी ये सारी के सारी चीजें, नोटिस आना, आपका असेसमेंट होना, ये सब एआई बेस्ड हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सब कुछ करेगा, वो ऑटोमेटिक देखेगा क्या गड़बड़ी है, ऑटोमेटिक आपको नोटिस इशू हो जाएगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी असेसिंग ऑफिसर। सब कुछ एआई बेस्ड होने वाला है। तो इस साल आईटीआर फाइल करने से पहले आपको इन ट्रांजैक्शन के बारे में होनी चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये 50 जो ट्रांजैक्शन हैं ये कौन कौन से हैं और हमें इसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं इन 50 ट्रांजैक्शन की तरफ। तो आप बात करते हैं उन 50 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की जो आपको कंसीडर करने हैं जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे। अब अगर आप खुद का आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो भी आपको इसको कंसीडर करना है। आप एज अ प्रोफेशनल अपने क्लाइंट का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो भी इन ट्रांजैक्शन को आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक हम लोग आईटीआर फाइल करते समय देखते ही हैं, जैसे सैलरी, कितनी सैलरी आ रही है ये आपको ध्यान में रखना है, इसको कंसिडर करना है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट से या फिर कोई एफडी वगैरह से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये तो अभी तक भी हम लोग देख रहे थे। तो ये ट्रांजैक्शन हो गए, ठीक है। उसके अलावा बैंक के अलावा किसी और से आपने पैसा ले रखा है या दे रखा है, वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट की अर्निंग हो रही है, उसको आपको देखना है। आपके पास जो रिफंड आता है इनकम टैक्स का, वो उस रिफंड अगर वो डिले हो जाता है तो एक उस पर इंटरेस्ट मिलता है, बहुत नॉमिनल सा होता है, बट उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे रखा है, वहां से रेंट आ रहा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल जीत गए हैं तो ज़्यादा खुश मत होइए, आईटीआर फाइल करते समय उसको भी ध्यान में रखना है, उसको भी रिपोर्ट करना है। हॉर्स रेस वगैरह में आप पैसा लगाते हैं तो उसकी जो विनिंग्स हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें से बहुत चीज़ें हम लोग अभी भी देखते हैं। उसके अलावा अगर आपको मिला है क्या, पीएफ से आपने पैसा विड्रॉ करा हुआ है, तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना है, ध्यान में रखना है। इंफ्रा डेट फंड, जो इंफ्रा डेट फंड होते हैं, कई बार इनके जो यूनिट्स होते हैं वो आप परचेज करते हो, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक ठीक ठाक इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है। ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो सिक्योर इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपको क्या करना है, उसको भी रिपोर्ट करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय या एनआरआई, अगर आप किसी एनआरआई का रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर आप एनआरआई की इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई स्पेसिफाइड कंपनी से अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आपने बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके इंटरेस्ट को भी कंसीडर करना है। कोई इनकम आपकी हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, एनआरआई की कोई यूनिट्स के रिस्पेक्ट में, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये 15 ट्रांजैक्शन हो गए हैं। फिर आगे चलते हैं। इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कहाँ से, यूनिट बाय ऑफ शोर फंड्स, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन मार्केट की ये स्कीम होती है जहां पर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली जैसे आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, वहाँ की कोई स्कीम है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं ऑफ शोर फंड। वहां से कोई इनकम हो रही है तो उसको भी आपने क्या करना है, कंसिडर करना है। इनकम हो रही है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कैसे, फॉरेन करेंसी में बॉन्ड ले रखा था वहां से, या फिर शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, तो ये आपको रिपोर्ट करना है। ये अभी तक हम लोग रिपोर्ट करते भी हैं।
इनकम ऑफ FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी जो सिक्योरिटी से इनकम होती है, अगर आप उनका ITR फाइल कर रहे हो तो ये आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपको जो है रिपोर्ट करना है। इंश्योरेंस का कमीशन आया है वो आपने रिपोर्ट करना है। आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है, हो सकता है आप नॉमिनी हैं, कोई आपके घर में किसी की डेथ हुई है, उसका LIC का पैसा आपको मिला है तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना है वाइल फाइलिंग ITR। नेशनल सर्विस जो स्कीम होती है वहां से अगर आपने कुछ विड्रॉ करा है या डिपॉजिट भी किया है तो उसको भी आपने रिपोर्ट करना है। लॉटरी के सेल टिकट से जो कमीशन मिलता है वो अदर सोर्स में रिपोर्ट पहले भी होता है, अभी भी होगा, वो आपको कंसीडर करना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्या काम करते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक समझ लीजिए। जैसे बैंक का वो पैसा जो बैंक लोन पे देती है, तो कुछ ऐसे लोन होते हैं जो टाइम से पेमेंट नहीं होते हैं, जैसे NPA। तो बैंक क्या करती है, उन ग्रुप ऑफ बोरोवर को किसी एक ट्रस्ट को बेच देती है। तो वो जो ट्रस्ट होती है वो बदले में क्या कर देता है, इनको एक पैसा दे देता है, और फिर जो पैसा बोरोवर वो बैंक को ना दे करके किन के लिए लायबल हो जाते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को लेकर के। तो ये काम करता है, एक तरीके से रिकवरी का काम करता है ट्रस्ट। तो इनकी यूनिट्स होते हैं, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी इनकम को भी आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड या UTI। अब ये इंडिविजुअल का केस नहीं है, कंपनी जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या UTI हैं, जब ये अपने ही यूनिट्स को रीपर्चेज करते हैं तो इनको रिपोर्ट करना रहेगा। ठीक है, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड या कोई सम किसको पेबल है, गवर्नमेंट को ही है, तो भाई आपको इसको अपने ITR में कंसीडर भी करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, अगर आपने कोई बहुत बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें कोई बाहर से भी लोग खेलने के लिए आए, फिर आपने उनको कुछ प्राइज मनी दिया है, पेमेंट दिया है, तो वो भी अब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपने कोई लैंड या बिल्डिंग सेल करी है वो आपने रिपोर्ट करना है, अभी भी हम लोग करते ही हैं कैपिटल गेन में। ठीक है सर। कोई आपको रिसिट हुई है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर वर्ड आ रहा है, सेल का वर्ड नहीं आ रहा है, चाहे कैसे भी ट्रांसफर करा है, उससे आपको कोई ना कोई रिसिट मिली है तो वो भी आपने रिपोर्ट करनी है। कोई व्हीकल, अब यहाँ पर कोई कॉमर्शियल या पर्सनल पर्पस नहीं लिखा हुआ है, अगर आपने कोई भी व्हीकल सेल किया है तो उसको भी कंसीडर करना है वाइल फाइलिंग ITR। आपके पास कोई सिक्योरिटी है, यूनिट है म्यूचुअल फंड की, वो अगर आप सेल करते हो तो वो भी आपको कंसीडर करना है। ऑफ शोर डेबिट ट्रांजैक्शन, ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑफ मार्केट डेबिट एंड ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब दो पार्टीज के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो गया लेकिन कोई यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑफ मार्केट। तो उसका कोई डेबिट या क्रेडिट ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये आपने रिपोर्ट करना है। बिजनेस में होने वाली सारी रिसिट, सिर्फ सेल नहीं, हर तरह के रिसिट्स वो आपको रिपोर्ट करनी है, हर तरह के एक्सपेंस आपको रिपोर्ट करने हैं। रेंट का पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी आपको कंसीडर करना है सर। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पेमेंट्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे, हो सकता है गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे, वरना आपको लग रहा है कि ये कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई सिग्निफिकेंट, कोई बहुत ही एक्सेप्शनल पेमेंट हुआ है, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। कैश डिपॉजिट, अब ये कैश डिपॉजिट का मतलब 5-10 हज़ार नहीं, अगर आपका सेविंग है तो 2.5 लाख या कैश विड्रॉल हो रहा है, बहुत हैवी अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको AIS से मिल जाती है। तो आप जब भी ITR फाइल करिए तो AIS को तो इग्नोर करने की सोचिए भी मत, AIS आपको कंसीडर करना ही करना है। वहां से आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और कैश पेमेंट, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर आपको अपने क्लाइंट से कंफर्म करना है कि इतने हैवी अमाउंट जो आपने कैश में डिपॉजिट किए हैं या जो कैश विड्रॉ करे हैं वो आपने कहाँ खर्चा करा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये आपको AIS से मिल जाएगा। उसके अलावा आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया है, आपने फॉरेन करेंसी परचेज करी है, आप कहीं फॉरेन घूमने जाने वाले हैं तो वहाँ जाने के लिए हमें वहाँ की करेंसी चाहिए, तो वो आपने परचेज करी है। अब यहाँ कोई लिमिट नहीं है, तो अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो और कोई फॉरेन करेंसी परचेज करी है तो वो आपने कंसीडर करनी ही करनी है। तो
कोई फॉरेन रेमिटेंस आपको मिला है, जैसे बीइंग अ यूट्यूबर हमें पैसा मिलता है बाहर से, तो वो जो अर्निंग होती है डॉलर में होती है, तो वो पैसा हमारे अकाउंट में आता है, तो वो कन्वर्ट होता है इंडियन करेंसी में। तो फॉरेन रेमिटेंस अगर कुछ इस तरह से आ रहा है तो वो भी आपको करना है, क्या आपको रिपोर्ट करना है। फॉरेन ट्रैवल, अगर आपने पूरे साल भर में कहीं बाहर घूमने गए हैं तो घूम के आइए, एंजॉय करिए, लेकिन आईटीआर में उसकी डिटेल भी आपको कंसीडर करनी है। आपने कोई सेल छोड़ दीजिए, अगर परचेज भी करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको भी कंसीडर करना है। और अगर आपने कोई व्हीकल परचेज करी है तो वो भी आपको कंसीडर करनी है, बिकॉज ये वो ट्रांजैक्शन है जिसको बेस बनाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कर सकता है। आप आईटीआर फाइल कर रहे हो सिर्फ 5 लाख का, 6 लाख का, लेकिन आपने परचेज करी है ऑडी जो है 2 करोड़ की, या मर्सिडीज 3 करोड़ की, तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो सिर्फ 5-6 लाख का और आपने ऑडी परचेज कर ली है 2 करोड़ की, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो परचेज ऑफ व्हीकल भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट परचेज करा है अगर आपने, तो वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसके अलावा देखिए, आइए, आपने सिक्योरिटी और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज करी है, अभी सिर्फ सेल नहीं करी है, सिर्फ आपने परचेज करी है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, हम लोग AIS TIS को डाउनलोड करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि साल भर में क्लाइंट ने कुछ भी सेल नहीं किया है, तो हम लोग कहते हैं कोई गेन तो हो नहीं रहा है, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हमें ITR फाइल करने के लिए अगर हमने यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स सिर्फ परचेज भी करी है तो उसको भी कंसीडर करना है। आजकल जिसको देखो वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पीछे पड़ा हुआ है, सर ले लीजिए, और हम में से कई लोग क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हैं। भले ही आपकी लिमिट 10,000 की हो या 1 लाख की हो, अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई साल भर में आपने क्रेडिट कार्ड का कितना पेमेंट किया। ठीक है, अब आप ITR फाइल कर रहे हो 4 लाख का, 5 लाख का, टैक्स बचाने के लिए कि टैक्स ना पे करना पड़े, लेकिन आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 3 लाख है। अब आप हर महीने 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करते हो, उसका पेमेंट भी करते हो, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है ना। तो आप साल भर में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो 10-12 लाख, इनकम दिखा रहे हो 4-5 लाख, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नोटिस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ITR फाइल करने से पहले डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में भी आपको कंसीडर करना है। जितने भी अकाउंट आपके चल रहे हैं उसमें कितना बैलेंस है वो भी आपको देखना है। ऐसा ना हो क्लाइंट कह रहा है कि सर ITR फाइल कर दीजिए 6 लाख का, 5 लाख का, और बैलेंस पड़ा हुआ है अकाउंट में 50 लाख, 60 लाख, भाई कहाँ से पैसा आ रहा है? तो बैलेंस अकाउंट भी आपको कंसीडर करना है। बिजनेस ट्रस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है ITR फाइल करते वक्त। तो ये वो 50, इसके अलावा भी, ये तो एक लिस्ट हो गई है ना, इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो भी आपको कंसीडर करना है। लेकिन ये 50 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब आप ITR को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वो इंफॉर्मेशन है जो अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो खुद सोचिए कि आपके पास कोई ट्रांजैक्शन है ऐसा। अगर आप अपने क्लाइंट का ITR फाइल कर रहे हैं तो उनसे अब आपको ये सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये है वो 50 ट्रांजैक्शन। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब CA Mitra 24 को। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।